हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमने एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करनी है। आज का हमारा लेक्चर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। लाइफ प्रोसेस हमने जाना है, लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी उन लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करती है, जिसमें हमने इससे पहले के लेक्चर में न्यूट्रिशन के बारे में जाना, ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी कैसे ब्रीदिंग करती है, कैसे हम सांस ले पाते हैं, कैसे हम सांस छोड़ पाते हैं, कौन से वो पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लेके आते हैं और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। आज हम सारा का सारा समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने जानना है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, वैसे मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने बताया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है, बट इट्स नॉट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में एक मेजर डिफरेंस रहता है कि ब्रीदिंग इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है और जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब होता है इट टेक ऑक्सीजन आवर लंग्स, इट टेक ऑक्सीजन इन लंग्स। ऑक्सीजन को लेना एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड out of the atmosphere, remove carbon dioxide out, carbon dioxide in atmosphere। ठीक है, बस सिंपल सा। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक किया और जो बॉडी के अंदर पहले से पड़ी हुई CO2 है जो कि हमारे लिए टॉक्सिक गैस होती है, उसको वापस से बॉडी से क्या करना, आउट कर देना। बस ये है आपका ब्रीदिंग। अब चूंकि आप ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 छोड़ रहे हो, तो यहाँ पे दो स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तो आता है आपका इंस्पायरेशन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, और एक आता है आपका एक्सपायरेशन, या फिर इसी को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग में जो कि हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, उस स्टेप को हमने क्या बोला, ऑक्सीजन लेना, O2 इन। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर करने का स्टेप क्या है, इंस्पायरेशन एंड CO2 आउट, ये क्या है, एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग सिंपल सा है, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ देना, ये है ब्रीदिंग। आपने सांस ली, आपने सांस छोड़ दी, ये क्या है, ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेते हो वो इंस्पायरेशन है, सांस छोड़ते हो वो एक्सपायरेशन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब है, इसमें आपका स्टेप होते हैं, ब्रीदिंग होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसे करके इसमें 4 स्टेप रहते हैं आपके। एक तो ये ब्रीदिंग मैंने कहा ना, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एक तो इसमें ब्रीदिंग आ जाता है आपका। ठीक है, फिर एक आता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा जी यहाँ पे 4 स्टेप है रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब होता है
ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज by the help of oxygen produce energy। ये है सिंपल सा मतलब। रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें आप बॉडी की सेल्स में पड़े हुए ग्लूकोज को ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ते हो। जब वो टूट जाता है तो उससे बनता है एटीपी, और वो जो एटीपी है उसी से आप पूरे बॉडी की सारी एक्टिविटी, जितनी भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म हो रही हैं, वो एटीपी की हेल्प से होती है। क्योंकि एटीपी क्या है? एनर्जी है। पॉइंट्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है एटीपी को। अगर हमारे पास एटीपी नहीं है तो हम कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी प्रोसेस करने के लिए एटीपी खर्च करनी पड़ती है। जितना हमारी बॉडी काम करती है उतना ही एटीपी हम खर्च करते हैं। कहते हैं ना, हमको मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। तो वो पैसा क्या है? हमारे लिए सोर्स ऑफ प्रोडक्ट खरीदने का जरिया है। आप जो भी चीज़ें खरीद पा रहे हो उसके लिए हमको पैसा चाहिए। वैसे ही हमारी बॉडी जो भी प्रोसेस परफॉर्म कर रही है उसके लिए हमको एटीपी चाहिए। वो एटीपी कहाँ से आ रहा है? रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, सो ये रेस्पिरेशन है, और ये रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इतनी बात क्लियर है? अब अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज के बारे में? रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए इसको मैं रेज कर देती हूँ। आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रेज कर दी। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, क्योंकि देखो वही फिर से बात आ जाती है, डायग्राम ही सब कुछ है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। सो हम यहाँ बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले नोज से बात करेंगे। नोज, ये यहां से इस तरीके से, ये नोज है आपका, नोज से जाएगा, ये देखो माउथ है। ठीक है, माउथ से जाता है ये इस तरीके से। जब ये माउथ से जाता है ऐसे पैसेज रहता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। ये चीज इस तरीके से ये माउथ हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है? नेजल कैविटी। ठीक है, सो हम यहाँ नेजल कैविटी की बात कर रहे हैं फिलहाल में, तो हम नोज से बना रहे हैं। ठीक है, अब नोज से है जैसे इस तरीके से। आगे वाला होता है हमारा ट्रैकिया, उसके पीछे वाला क्या रहता है? ईसोफेगस। जो ये फूड पाइप था ना हमारा, ये फूड पाइप क्या है? ये ऐसे पीछे रह जाता है, क्योंकि अभी हम फूड पाइप की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो फूड पाइप है, और ये आगे आ गया है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विंड पाइप। क्या होगा ये? विंड पाइप, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया जो है आगे चल के ऐसे डिवाइड कर जाता है। ठीक है, इस तरफ पे एक ब्रांच चली जाती है, इस तरफ पे एक ब्रांच चली जाती है। तो ये जिस जगह पे डिवाइड कर रहा है बेटा जी ना, इसको हम कहते हैं T5 लेवल। अब T5 कुछ नहीं है, T5 सिंपल सी बात है, थोरैसिक वर्टिब्री है। इसको डिटेल में आप क्लास 11th का जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा थोरैसिक वर्टिब्री क्या होती है। ठीक है, अभी हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जिस जगह से आपका ट्रैकिया डिवाइड करता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? T5 लेवल। ठीक है, T5 लेवल पे आके ये टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है तो इसको हम क्या कहने लगते हैं? ब्रोंकाई। ये क्या है हमारा? ब्रोंकाई। ठीक है, फिर ये ब्रोंकाई जो है यहाँ से बलून लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ये आपका लंग्स बन जाता है। ठीक है, ये आपके क्या है? लंग्स। लंग्स है दोनों तरफ,
ठीक है, दोनों तरफ लंग्स बन गए। अब ये जो अंदर ब्रोंकाई था, ये ब्रोंकाई फर्दर ऐसे टूट जाता है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे करके फर्दर डिवाइड होता जाता है और क्या बना लेता है, ये इस तरीके से। ये जो डिवाइड किया है इनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है आपके, ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई था, फिर ब्रोंकाई डिवाइड किया तो ब्रोंक्यूल्स बनाया। ब्रोंक्यूल्स के आगे लास्ट में स्ट्रक्चर एक बनता है ऐसे बलून लाइक, ऐसे ऐसे गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा जी गुच्छे बने हैं इनको हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई। इनको हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर। यही लंग्स की सेल कहलाती है। अगर आपसे पूछ लिया बॉडी पूरी किससे मिलके बनी है, सेल्स से मिलके बनी है ना, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लंग्स ऑफ सेल्स ऑफ लंग, लंग की सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, एल्व्यूलाई। ठीक है, लंग्स की सेल क्या है, एल्व्यूलाई, यानी एल्व्यूलाई से मिलके हमारे लंग्स बने हैं बड़े सारे। एल्व्यूलाई का नंबर मल्टीपल होता है, बहुत सारे एल्व्यूलाई होती है। तो इस तरीके, इस तरफ भी सेम होगा। आपको एक तरह मैंने बताया, सेम चीज यहाँ भी दोहराई जाएगी, ठीक है। तो मैं इस तरफ नहीं बना रही हूँ, इस तरफ से आप समझ लेना। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपका नोज, ठीक है। नोज में ये जो पोर होते हैं, जो छेद होते हैं, जिससे आप उंगली डालते हो, तो इस छेद को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है बेटा जी, नॉस्ट्रिल बोला जाता है। और यहाँ पे, जहां पे आपका क्या है, माउथ और इसकी नेजल कैविटी, देखो हमारी पूरी बॉडी ही कैविटी है। आपको बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर में आप देखना, उसमें मैंने बात की है कि बॉडी किस तरीके से बनती है, सीलोम क्या होता है, कैविटी किसको कहा जाता है। कैविटी कुछ नहीं है, कोई भी खाली जगह, जैसे माउथ, माउथ के अंदर खाली स्पेस है ना, उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। वैसे ही नाक के अंदर भी खाली स्पेस है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा जी नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी और ये जो क्या है, बक्कल कैविटी के बीच में ये यहाँ पे जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कुछ नहीं है, इसको आपने याद रखना है, इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मैंने क्यों बोला कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि यहाँ से आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन भी यहीं से होते हुए नीचे जाएगी, है ना। और जो आप खाना खा रहे हो ना, तो खाना भी यहाँ से होते हुए गुजरता है ना, फिर पीछे चला जाता है फूड पाइप में, खाना फूड पाइप में चला जाता है, ऑक्सीजन एयर पाइप में आ जाती है। लेकिन स्टार्टिंग जो है ना, ये दोनों ही चीजें यहाँ से फेरिंग्स से तो दोनों चीजें गुजर रही हैं, इसलिए फेरिंग्स को बोला जाता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो जब ये आगे ट्रैकिया बढ़ता है तो यहाँ पे एक ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा जी, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स है आपका वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों बोला बेटा जी मैंने, वॉइस बॉक्स इसलिए बोला क्योंकि जो लैरिंग्स है ना, इस पे कुछ ऐसे तार जैसे पड़े रहते हैं, ठीक है, इस पे ऐसे तार पड़े रहते हैं। ये तार क्या है, गिटार के तरीके होते हैं, बिल्कुल जैसे हम गिटार पे उंगली मारते हैं ना तारों पे, तो गिटार बजने लगता है, वैसे ही ये जो तार है, जैसे ही ऑक्सीजन यानी सांस अंदर आती है प्रेशर से, तो इनसे होते हुए टकराते हुए जब जाती है ना, तो ये बजते हैं, यानी हमारी आवाज निकलती है, इसलिए इसको बोला जा रहा है वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये हमारी साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। आप देखो, अक्सर देखना, जब आप सांस अंदर लेते हो तो आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो, हाँ और कैसे हैं आप सब लोग, तो सांस छोड़ते हुए, जब आप सांस छोड़ते हो तो आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है ना। सो ये चीज रहती है कि ये जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, इस पे कुछ तार पड़े रहते हैं जो हमारी साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और ये जो बेटा जी ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया पे भी कुछ ऐसे तार पड़े होते हैं, ये पूरे ट्रैकिया पे होते हैं, प्लस पूरे के पूरे ब्रोंकाई, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस तरीके से ऐसे
ऐसे ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये पूरे पूरे ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, सब में पाए जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है बेटा जी? इनको बोला जाता है कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज है। इनका शेप कैसा होता है? कार्टिलेज बड़े सारे टाइप के होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज और भी बड़े टाइप के कार्टिलेज होते हैं, आप क्लास 11th में जानोगे। तो ये जो कार्टिलेज हैं, ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाता है ट्रैकिया में कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं और वो किस शेप के होते हैं, तो इतना आपको जानना पड़ेगा। ये होते हैं हाइलीन कार्टिलेज। क्या है बेटा जी? हाइलीन कार्टिलेज है और इनका शेप कैसा होता है? सी शेप होता है, ठीक है, घुमावदार ऐसे सी शेप के बने होते हैं, छल्ले जैसे ये पूरे में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सी शेप के होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज से मिलके बने होते हैं। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज ना तो बोन है, ठीक है, यानी बोन क्या है, बहुत हार्ड होती है, ये बहुत हार्ड नहीं होते हैं, बोन से थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, यानी कि ये बस क्या करते हैं, ये जब एयर अंदर आती है, एयर पैसेज, कोलैप्स ना कर जाए आपका ट्रैकिया। ऐसा ऐसा हो सकता है ना कि ये ट्रैकिया है, अब इसमें कुछ भी होल्ड के लिए नहीं, तो सिकुड़ सकता है ना, कोलैप्स कर सकता है ना, इससे ये ऐसे पिचक जाएगा, पिचक जाएगा तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। तो ये होल्ड करने के लिए ना कि इसका शेप मेंटेन बना रहे, तो इसके ऊपर जैसे ये ट्रैकिया है, इसके ऊपर ये इस तरीके से सी शेप के रिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी कार्टिलेज क्या कर रहे हैं, इस ट्रैकिया को होल्ड कर रहे हैं, इसकी शेप को होल्ड कर रहे हैं कि ट्रैकिया आपका कोलैप्स ना कर जाए। तो उसके लिए क्या पाए जा रहे हैं, कार्टिलेज पाए जा रहे हैं, जिनका शेप क्या है, सी शेप है। किस टाइप, किसके बने हुए हैं, हाइलीन के बने, हाइलीन कार्टिलेज है, इनका नाम क्या है, हाइलीन कार्टिलेज। इतनी बात समझ में आ गई। फाइनली आपका एल्वुलाई, ये है आपका कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज की, यानी कि यहाँ से आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन अंदर आया अंदर आया अंदर आया, इसमें होते हुए, इन सब से होते हुए कहाँ पहुंच गया, आपकी एल्वुलाई में पहुंच गया, ठीक है। अब ये एल्वुलाई से आगे कहाँ जाएगा, एल्वुलाई से आगे जाएगा, ये यहाँ पड़ी होगी आपकी ब्लड वेसल। क्या पड़ी है आपकी, ब्लड वेसल्स पड़ी है, तो ये यहाँ से किसमें आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज कह रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम ये एक्सचेंज हो कैसे रहा है, कोई मेथड काम कर रहा होगा, किस तरीके से आपकी ऑक्सीजन अपने आप जो है वहां चली जा रही है ब्लड में, है ना, और ब्लड में जो CO2 पड़ा होता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल्स से मिलके बनी है, ठीक है, पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है। तो अब ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये किसमें आ जाएगा, सेल्स में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये ऑक्सीजन जो है आपका, यहाँ इसमें ग्लूकोज भी पड़ा है, ब्लड में सब कुछ पड़ा है, कोई भी चीज हमको ट्रांसपोर्ट करनी है ना तो उसको हम ब्लड में डाल देते हैं, फिर ब्लड उसको जगह जगह लेके जाता है, सेल्स में जो भेजना होता है भेज देता है, जो जिस ऑर्गन में जो चीज पहुंचानी होती है वो ब्लड पहुंचा देता है। तो ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, आगे जानोगे आप, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तब उसमें जानोगे, अभी जान लो आसानी होगी आपके लिए। सो ये ब्लड जो है आपका, ब्लड आपका क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीजों को। तो ये ग्लूकोज आ गया यहाँ पे, अब ये ग्लूकोज साथ के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा, तोड़ दिया, तोड़ेगा जैसे तो क्या बनेगा, एटीपी, एटीपी के साथ साथ क्या रिलीज होगा, CO2। अब ये CO2 वापस से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, एल्वुलाई में जाएगा, ठीक है, एल्वुलाई से वापस 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 होते हुए कहाँ निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में। यही तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है ना, O2 को लिया CO2 को छोड़ा, पर ये हुआ कैसे, ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ये गैसें एक्सचेंज किस हिसाब से हुई हैं, तो यहाँ पे एक मेथड काम करता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, कुछ नहीं है, डिफ्यूजन का सीधा मतलब है जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा चीजें अपने आप वहां मूव कर जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझो आप,
जैसे आपने देखा होगा अलमारी में कपड़ा जरूरत से ज्यादा भरा है, आप उसमें भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो और बस गेट बंद कर दिया आपने। अब उसमें जगह उतनी नहीं है जितना आपने कपड़ा डाल दिया है। अब आप गेट खोलते हो कबर्ड का तो वो सारे के सारे कपड़े आपके मुंह पे आके गिरते हैं। अपने आप तो गिरे हैं ना, आपने कोई प्रेशर नहीं लगाया, वो अपने आप गिरे हैं। क्यों? क्योंकि अलमारी के अंदर कपड़े ज्यादा थे और जैसे ही उनको स्पेस मिला तो वो कम की तरफ मूव कर गए ना। इसी को डिफ्यूजन बोला जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए है। सेल्स क्या है, अभी ऑक्सीजन के बिना तड़प रही हैं। सेल्स बोल रही हैं ब्लड से मुझको ऑक्सीजन दो, मुझको ऑक्सीजन दो। तो ये क्या कर रहा है, डिफ्यूजन। भाई वही चीज है ना, जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है ना। जैसे आप कहोगे मैम एटमॉस्फेयर में तो बड़ी सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन ही क्यों अंदर आ रही है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है और होना भी चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन ही क्यों अंदर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की नीड है हमें, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। तो वो ज्यादा से कहाँ कम की तरफ जाएगा, बॉडी में अभी है नहीं ऑक्सीजन तो वो अपने आप कम की तरफ आ रहा है, आ गया। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रही है, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो ये अपने आप सेल्स में मूव कर जाएगा। और जैसे ही सेल्स में आएगा तो तुरंत सेल्स इसमें क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़वाने लगेंगे। ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन खर्च हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कम हो गया और बन क्या गया, CO2 बन गया। तो CO2 क्या हो गया, सेल्स में ज्यादा हो गया। तो अब ये ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा ना, तो ब्लड में कम है, सेल्स में ज्यादा है CO2, तो CO2 कहाँ मूव कर जाएगा, ब्लड में। अब यहाँ पे ज्यादा है CO2, यहाँ कम है CO2, तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा और यहाँ से वही सेम प्रोसेस डिफ्यूजन की हेल्प से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं करना है हमको, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से पूरा देख लिया तो इट्स माय गारंटी कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रुक के चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई, गैसियस एक्सचेंज क्या है, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का लंग्स से ब्लड में जाना और ब्लड से CO2 का लंग्स में आना और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाना, बस यही गैसियस एक्सचेंज है। ठीक है, चलिए अब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्टली कंप्लीट है। आपको डायग्राम बनाने आएगा, आप आराम से ये डायग्राम बना ले जाओगे, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान सा है ना, सिंपल सा बिल्कुल डायग्राम है। अगर आपने ये याद कर लिया, बस कुछ नाम है, नेजल कैविटी, नोज, नोस्ट्रिल, विंड पाइप, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई एंड फाइनली लंग्स आपका कंप्लीट है। सो दिस इज कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई डाउट हो तो आप पूछिए। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।